नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं 10 टॉपिक लेकर के आते हैं और 10 टॉपिक से क्या करते हैं 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक प्रश्न मैं आपको अंत में दिया करता हूं असाइनमेंट के तौर पर, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं। तो आज जो है लेक्चर 5 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। इसमें तमाम ऐसे प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो कि करंट अफेयर्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को लेकर के अब चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इस बार बहुत चर्चा में रहा यह मुद्दा। देखिए, बहुत सारे महोत्सव, चलचित्र महोत्सव, फंक्शन, इन सब चीजों को लेकर के देखा गया है। पीवाईक्यू चेक करेंगे, बिहार में प्रश्न पूछा जाता रहा। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 बेहद चर्चा में रहा था। विभिन्न फिल्म के हस्तियों ने यहां आकर के पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से जो है यह चर्चा में रहा है। यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग फिल्म कौन सी रही, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि क्लोजिंग फिल्म, ओपनिंग फिल्म, ये सब चीजें आ सकता है। तो ऐसे भी आप तैयार करके चलिएगा। देखिए, 4 यहां पर आपको विकल्प दिख रहा है। इसके जो क्लोजिंग फिल्म रहा था, यदि आपको ध्यान हो, चूंकि इस उत्सव का समाप्ति फिल्म जो है यशपाल शर्मा, आपने यशपाल शर्मा के बहुत सारे फिल्म देखे होंगे। बहुत अच्छे जो हैं वह एक्टर भी हैं, बहुत शानदार एक्टर हैं। कई वेब सीरीज में आपने देखा होगा और बहुत अच्छे जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं। तो यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित दादा लक्ष्मी, ये देखा है, दादा लक्ष्मी फिल्म बहुत चर्चा में अभी रहा था और दादा लक्ष्मी जो है वही क्लोजिंग फिल्म इसका बना था। तो बी विकल्प के साथ जाइएगा और फिल्म वगैरह से एकदम फैक्चुअल ऐसा ही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जितनी जरूरत हो उतना पढ़ के जाइए और ज्यादा एनर्जी बचाइए, स्टैटिक भी पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर से इतना करते चलिए। अब चलिए दूसरा, उसी के साथ जुड़ता हुआ, चूंकि यहां से प्रश्न आ सकता है, चर्चा में रहा यह फिल्म। दादा लक्ष्मी के निर्देशक कौन है जिसे दरभंगा फिल्म महोत्सव की क्लोजिंग फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया, ऐसे भी प्रश्न रह सकता है। और यह प्रश्न रहेगा तो आप यहां पर, मैंने पहले ही इसका जवाब आपको बताया है और किसका नाम लिया, यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा मैंने पहले भी कहा अभिनेता हैं और इन्होंने ही इस फिल्म का जो है वो निर्देशन किया, यानी कि डायरेक्टर हैं। इस समारोह के समापन का यही फिल्म जो है वह क्लोजिंग फिल्म बनकर के रहा था। चलिए, 2 प्रश्न वहां से फिल्म से हो गया। आगे बढ़ जाएं, बजट को लेकर के चर्चा करते हैं। आप लोग लगातार कहते रहते हैं कि सर बजट को पढ़ा दीजिए जल्दी। मैं पढ़ाऊंगा बजट आराम से, एक साथ ढेर सारे प्रश्न बजट का पढ़ा दूंगा। फिर बजट, जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको किया था कि 2-3 लेक्चर बजट का लगातार दिया था, उसके बाद आपने देखा था कि बजट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था, वो मैं कर दूंगा। इकोनॉमी सर्वे का भी करंट अफेयर्स ले लूंगा, लेकिन बीच बीच में आप लोग कुछ ज्यादा जिज्ञासु हैं तो चलिए 1-2 प्रश्न बीच में ले लेते हैं। बजट 2025-26 में देखेंगे बिहार के किस क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष बोर्ड की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाओ फटाफट इसे, है ना, क्योंकि जिस दिन बजट आया था मैंने उस दिन भी कहा था कि यह बेहद चर्चा में रहने वाला है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह हर थाली में होना चाहिए। पौष्टिक आहार से भरपूर माना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान में चलेंगे, उत्तरी मैदान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, जिसमें दरभंगा आता है, मधुबनी आएगा, जिसमें आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस जो फसल की उत्पादन किया जाता है इसे तैरता हुआ फसल कह सकते हैं। जल में इसका उत्पादन होता है और इतना के बाद आपने समझ गए होंगे कि मैं मखाना की चर्चा कर रहा हूं। तो मखाना के विकास के लिए, मखाना कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापना की बात की गई है, एक बोर्ड। और वो बोर्ड का नाम क्या होगा बताइए, मखाना बोर्ड। यही बजट में तो कहा गया था, निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, क्या मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के आई थी, याद है ना। और जब मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के आ गई थी तभी ये कहा गया कि भाई इस बार का बिहार बजट जो है वो बिहार को समर्पित होगा और खास करके मिथिला क्षेत्र को बिहार में बहुत कुछ दिया जा सकता है। और वही बात सही भी हुआ। मखाना बोर्ड की स्थापना की बात जो की गई यहाँ पर, सी विकल्प के साथ आप जाएंगे। ठीक है, आगे चले, मखाना से संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। मखाना, मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग कब प्राप्त हुआ था, इसकी कहानी जरा समझ लीजिए, बहुत विवादित रहा है तो प्रश्न आ सकता है। दरअसल क्या हुआ कि यहां जो मैंने क्या कहा, बिहार का जो क्षेत्र रहा, जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट नाम मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो इसमें इसका नाम जो है ना
वह बिहार मखाना करके भेजा गया था। जैसे कि किसी भी राज्य के उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो उस राज्य के कृषि मंत्रालय को भेजना पड़ता है केंद्र सरकार को जीआई टैग के लिए कि क्या नाम से आपको चाहिए। जैसे हाजीपुर का चिनिया केला हो गया, मुजफ्फरपुर के शाही लीची हो गया, मगही पान हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, ये सब है ना। ठीक ऐसे ही यहां पर आया कि भाई मखाना को जो है वो जीआई टैग दिया जाएगा। क्योंकि आप समझ लीजिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 90% मखाना का उत्पादन होता है। देश में जहां भी मखाना जाता है वो बिहार से ही लगभग जाता है। और बिहार में भी सच मामले में कहे तो वह क्षेत्र कौन सा है? मिथिला। बिहार के और किसी जगह पे नहीं होता है मखाना का उत्पादन। कुछ जो क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी का एरिया पड़ता है वहीं पर मखाना का उत्पादन होता है। ठीक है, और वही क्षेत्र पूरे देश को 90% मखाना उत्पादन करके वो 5-7 डिस्ट्रिक्ट दे देता है। तो जाहिर सी बात है अब मिथिला क्षेत्र में यह आता है। बिहार सरकार ने क्या कर दिया, मखाना के जीआई टैग के लिए जब नाम भेजा तो उसका नाम दे दिया बिहार मखाना। केंद्र सरकार को यह भेज दिया। अब जैसे ही मिथिला के लोगों को यह पता चला कि मखाना को जीआई टैग मिलने वाला है और बिहार सरकार ने यहां थोड़ी सी गड़बड़ी की है, जो किसान हैं जो मिथिला के उनके साथ, जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान हैं, बिहार मखाना नाम भेज दिया। तो राज्य भर में जो मैथिल लोग हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद देश के विभिन्न कोने में रहने वाले मैथिल लोगों ने प्रदर्शन कर दिया था। आपको ध्यान होगा जो सिंगर उदित नारायण है, चूंकि वो खुद भी मिथिला से हैं, उन्होंने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया था, विरोध में ट्वीट किया था। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार का और बिहार सरकार को उसको टैग किया था कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब मिथिला का जो चीज़ है उसको मिथिला मखाना ही कहा जाना चाहिए, वो बिहार में खाना कैसे हो सकता है? आप भागलपुर के शिल्क को क्या बिहार का शिल्क कहते हैं? आप मगही पान को क्या बिहार का पान कहते हैं? आप मधुबनी पेंटिंग को क्या बिहार की मधुबनी पेंटिंग कहते हैं? समझना है। तो कुल मिलाकर के वाराणसी का आप देखेंगे, चाहे वाराणसी के वाराणसी साड़ी जो है फेमस है, क्या वो उत्तर प्रदेश की साड़ी है? कहने का मतलब है उस क्षेत्र को जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उस क्षेत्र को जीआई टैग दिया गया। कल को जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना था, तो अब मखाना बोर्ड की स्थापना कहां होगा? दरभंगा में, या सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, वहीं हो सकता है ना। अब बिहार मखाना अगर करके जीआई टैग मिल जाता तो क्या पता मखाना बोर्ड की स्थापना पटना या गया में हो जाता। समझ में आया गया? और पटना और गया में थोड़ा भी 1 किलो भी मखाना का उत्पादन नहीं होता है, तो ये तो नुकसान हो जाता मखाना के किसानों का, उस मिथिला के क्षेत्र के किसानों का। यही बात समझाने की बात थी। लंबे समय तक ये विवाद चला, बिहार सरकार इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन मिथिला के लोगों ने इतना ज्यादा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और इस बात को लेकर के इतना डिमांड हो गया कि फिर हमारा मिथिला राज्य ही अलग कर दो, हमें बिहार के साथ रहना ही नहीं है। मामला जब बहुत बढ़ गया तब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और बिहार सरकार भी इस बात को समझी कि नहीं, मामला अब जो है कदम पीछे लेने का है, और फिर कदम पीछे ले लिया गया। बिहार मखाना के नाम से जो प्रोडक्ट को दिया गया था जीआई टैग के लिए, वापस से संशोधन करके केंद्र सरकार को भेजा गया और फिर नाम दिया गया मिथिला मखाना। कहानी समझ गए? कितना विवाद है ना। आयोग क्या करेगा? बीपीएससी वहीं पे बगल में बैठा हुआ है, पटना में ही, देखेंगे नहीं विवाद को। तो जो विवाद में रहता है ना, प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। आपने देखा होगा पीवाईक्यू, इसलिए कहता हूं एनालिसिस करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं, 2 महीना पड़ा है, आप पढ़िए, मैं एनालिसिस करके आ जाता हूं। आप देखेंगे जहां जहां विवाद होता है प्रश्न वहां से आता है, तो ये प्रश्न हो सकता है। तो मिथिला मखाना और मखाना के विषय में सब कुछ पढ़ के जाइए, यहां से प्रश्न आने के चांसेज हैं। तो यहां पर ज्योग्राफिकल जो टैग की बात की गई, इंडिकेशन की बात की गई, कब प्राप्त हुआ था ये पूछा गया, ईयर को लेकर के। आपको ध्यान होगा ये 2022 में किया गया था, जो क्षेत्रीय विशेषता को दिखाता है, और क्षेत्र कौन कौन सा है वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब 5वें फिर से मखाना की चर्चा कर लेते हैं। एक और प्रश्न लगे हाथ देख लेते हैं। मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए बिहार के किन किन जिलों के किसान विशेष रूप से लाभान्वित होंगे? पहले ही मैं बता चुका हूं, अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज करेंगे दोस्तों। क्या कंफ्यूज करेंगे देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि मखाना अगर मिथिला मखाना कहा गया तो मिथिला का क्षेत्र है। अब देखिए एलिमिनेट करना सीख लीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है एलिमिनेट, क्योंकि मिक्स किया जाएगा यहां। तो फिर भी मैंने डिस्ट्रिक्ट बहुत क्लियर थोड़ा सा दे दिया है, नहीं तो मिक्स कर देता तो फिर और आप उलझ जाते। जैसा कि देखना है पटना या गया, क्या पटना और गया मिथिला में है? सीधे बात, हम पढ़ के नहीं गए हैं, मैं इस प्रश्न के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। मैं लगातार कह रहा हूं कि 10 से 15 प्रश्न 150 में होता है, जिसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए,
जिसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा शांत होकर के सोच लेंगे, प्रश्न को ठीक से समझ के विकल्प को ठीक से पढ़ लेंगे, जवाब निकाल लेंगे। 15 से 20 प्रश्न ऐसे रहते हैं 150 में, ठीक से एनालिसिस करना सीख लीजिए। अब देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता मखाना के विषय में, जितनी राम कहानी आपको बताया मैंने अभी तक, मैं भी भूल गया, आप भी प्यार से भूल जाइए। अब आ जाइए इस प्रश्न के पास। हमें कहा गया मखाना बोर्ड की स्थापना से बिहार के किन किन जिलों के किसान विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। मखाना बोर्ड, हमें यह पता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना की बोर्ड की व्यवस्था की गई है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, जाहिर सी बात है मिथिला का क्षेत्र होगा, तो मिथिला के डिस्ट्रिक्ट का हमें ध्यान देना होगा। लोकेशन इतना पता है, हमने बिहार की स्टडी तो किया है, जिला दर्शन इसलिए पढ़ा रहा हूं, वो प्रोग्राम जाकर के देखिए। अब वहां पर हम देखना शुरू करेंगे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। हमने कहा भैया पटना और गया ये दोनों ही मगध का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है मिथिला तो नहीं आया, ये ऐसे ही निकल गया। पूर्णिया और भागलपुर फंस गए यहां पर आप, क्योंकि पूर्णिया जो है ना वह भी मिथिला का हिस्सा पड़ता है और भागलपुर भी मिथिला में माना जाता है। ठीक है, ये दोनों ही मिथिला का हिस्सा है। यहां रुक जाएंगे, आएंगे। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा समेत 10 जिले मिथिला का हिस्सा है। चलिए, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, इसमें कोई भी जगह जो है वो मिथिला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये भी विकल्प जो है वह कट गया। मामला 2 जगह पर फंसा हुआ है, और मामला 2 जगह फंसा हुआ है जिसमें से ये दोनों ही मिथिला को लेकर के अपनी दावेदारी पेश करता है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिथिला के हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि आप अगर दरभंगा के विषय में पढ़ें, इसलिए जिला दर्शन पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें मैंने आपको बताया कि दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है। दरभंगा एयरपोर्ट से थोड़ा ही बगल में पास पड़ता है, तो मखाना अनुसंधान केंद्र वहां ऑलरेडी है, साइंटिस्ट वहां पहले से बैठते हैं। मखाना बोर्ड बनाने की बात की जाएगी, संभावना कहां जाएगा, उस एरिया में। और यहां पर देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का सहित 10 जिला बोल दिया ना, समझिए ये केवल 2 जिला कह रहा है, तो यहां कह दिया कि सहित 10 जिला सहित। और मैंने कहा कि भाई दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा हो, ये सब जगह मखाना उत्पादन करता है, तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां डिटेल से दिया हुआ है और ये प्लस 10 दिया, तो क्या पता पूर्णिया और भागलपुर इसमें जाके ऐड हो गया। वैसे भी भागलपुर वो एरिया नहीं है जहां पर मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन पूर्णिया के कुछ हिस्से में होता है, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये जो दे दिया विकल्प, ये इसमें समाहित हो गया, बड़ा सेट हो गया। अब समझना क्या है, मैंने कहा था विकल्प के आधार पर प्रश्न ढूंढना है। होता क्या है कि प्रश्न वो जवाब लेना चाहता है, आयोग चाहता है आपसे जो सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर होता है, सही आंसर नहीं। अगर आपने दिमाग में गलती से भी बैठा लिया है कि प्रीलिम्स में आपको किसी भी प्रश्न का सही आंसर देना है, तो उसको तुरंत डिलीट कर लीजिए, क्योंकि इस वजह से आप 5 से 7 क्वेश्चन 150 में गलत करके आएंगे, और बार-बार हर बार स्टूडेंट गलत करके आते हैं, अच्छे स्टूडेंट करते आते हैं। फिर आप कहेंगे सही आंसर नहीं करना, ये कैसा आंसर, आयोग क्या कहता है आपसे मांगता है, ठीक से समझेंगे। अगर ना प्रीलिम्स के कोई भी जो सिलेक्टेड हो गए उनसे पूछेंगे, वो क्या कहेंगे, मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाओ, जो सबसे सही हो सकता है उस 4 विकल्प में, सही केवल नहीं, सबसे सही। कई बार तो प्रश्न में ही लिखा होता है कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, आयोग हिंट देता है। इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे समझेंगे। अब देखिए दोनों ही है, किसी ने नीचे नहीं देखा, ये पटना गया कट, अरे पूर्णिया भागलपुर मिल गया टिक मार दो, आ गया कि 90 करके आए, इस बार तो हो गया, कट हो जाएगा। नीचे का देखा ही नहीं था, यहां दिखा हुआ सहित 10 जिले। ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं एक एक शब्द को पढ़िए, सी विकल्प के साथ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वह उसमें डाल दिया गया है। अब उसी में सहित 10 में मधुबनी भी आएगा, सहरसा भी आएगा, कटिहार भी आएगा, सभी जगह किसान लाभान्वित होंगे। ये मामला समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार इसलिए कह रहा हूं। बजट 2025-26, चलिए बजट के एक और प्रश्न लेते हैं। बिहार में किस प्रकार के संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। अब हमें पता ही नहीं है, इस प्रश्न को कोई देखे तो परेशान हो जाए कि भाई किस प्रकार के संस्थान की बात की गई है, क्या है, हमें तो पता ही नहीं, कुछ प्रश्न कह ही नहीं रहा। प्रश्न विकल्प के साथ है, तो विकल्प को जब तक सही से टटोलेंगे नहीं, मामला नहीं बनेगा। इसलिए क्या कहता हूं, विकल्प को लगातार देखते चलिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, मेडिकल संस्थान, इंजीनियरिंग संस्थान, फ्रूट प्रोसेसिंग संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको लेकर के बात की गई है। अब ध्यान होगा आपको, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई। चिराग पासवान का मंत्रालय है, बिहार से ही है, मिनिस्टर है, केंद्रीय मिनिस्टर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में देखेंगे, जब ये घोषणा हुए थे, सबसे ज्यादा वही खुश नजर आ रहे थे।
जो कि उनको लग रहा था कि एक डिपार्टमेंट बिहार को हमने दिलवा दिया बजट में। ये बजट को अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपको याद रहेगा करंट अफेयर्स में। तो बिहार में एक राष्ट्रीय स्तर के जो है एक इंस्टीट्यूट दिया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। मैनेजमेंट भी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ। सी विकल्प का हो गया, इसके साथ चलेंगे। चलिए, तो किस तरह से प्रश्नों के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं ये आप समझ में आ रहा है ना। सागर कवच 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार डाल देना है। मखाना वाले के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में यह है, सागर कवच 2025 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। अब देखिए, इसमें बिहार नहीं है, बिहार होता तो पक्का कुछ लोग टिक लगा के आ जाते। 50% लोग टिक लगा देते हैं, बिहार है, बीपीएससी देने आए हैं, बिहार ही होगा, मारो टिक, गलत होकर के आ गया। यहां देखिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, निकालने का तरीका क्या हो सकता है। एक तो सागर कवच 2025, दोस्तों बचाइए, सागर कवच ठीक से पढ़ेंगे तो ये सागर लिखा हुआ है ना, समुद्र की बात की जा रही है ना। इस तरह के अभ्यास कहाँ होंगे, जो जहां पर तट होगा यानी कि समुद्री तट, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभ्यास होगा, समझना है सही से। अब देखिए, हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, फिर भी हम देखेंगे, हमने पश्चिमी घाट बना लिया, हमने पूर्वी घाट बना लिया भारत का। अब हम देखेंगे कौन कौन राज्य विकल्प में है। अब ओडिशा, भैया ओडिशा जो है वो पूर्वी घाट में आ गया है, पश्चिम बंगाल आ गया, उसके बाद गुजरात पहुंच गया है, तमिलनाडु यहां पर आ गया है। इसमें चारों विकल्प समुद्र के किनारे का हो गया, तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट कर के निकाल लेते हैं हम देख लेते हैं कि अरे 2 तो निकल गया, इसमें पश्चिम बंगाल की जगह यूपी लिखा होता है, कट यूपी गया, यूपी तो लैंडलॉक स्टेट है, बिहार लिखा होता कट जाता, उसके उस पर सोचना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी बदमाशी किया गया है, कंफ्यूजन में आपको डाला गया है, आपसे पूछा गया है कि जल्दी से आंसर अच्छा करके दिखाओ, तो यहां पर जो है आपको इस प्रश्न का जवाब ही निकालना पड़ेगा। ये ऐसे प्रश्न है जिसका फैक्चुअल जानकारी आपको होना चाहिए। और चलिए, तो यहां पर जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका आयोजन कब। देखिए 2025 कहा गया है ना, तो इसका आयोजन हुआ था, इधर लिख दूं, इसका आयोजन हुआ था फरवरी के महीने में। तो एक चीज हमें आ गया। अब बीपीएससी में मैंने देखा है कि इस तरह के अभ्यास का जो प्रश्न रहता है थोड़ा और फैक्चुअल हो जाता है, वो डेट भी पूछने लगता है, तो हम लोग डेट भी देख लेंगे। 2 दिवसीय हुआ था ये 21 से 22 फरवरी, तो और ये कब 2025 वो लिखा हुआ ही है ईयर। तो इतनी जानकारी आपके पास हो गया। अब आपसे पूछा गया कि अभ्यास, तो सबसे पहले समझना है सागर कवच अभ्यास क्यों, क्योंकि वह भी आ सकता है ना। तो उसमें कहा गया सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा। तो क्या समुद्र की क्या सुरक्षा, यह भी तो इंपॉर्टेंट है, तो वह है तटीय सुरक्षा, कोस्टल एरिया की जो बात की गई है। समुद्र सुरक्षा का अपने आप में व्यापक अर्थ होता है, लेकिन तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच 2025 का अभ्यास हुआ। और यह अभ्यास अब पूछा जाएगा कि भैया जल्दी से अब बता दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस जगह पर हुआ, कह देना बस रुक जाओ, वेस्ट बंगाल में हुआ था ये बात। वेस्ट बंगाल इधर है ना, मामला समझ में आ गया, यानी कि बी विकल्प के साथ आपको जाना है। लेकिन ये सारे फैक्ट आपको इसके विषय में पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका काम बनेगा। मामला समझ में आ रहा है। 8वें पर चल जाए। चलिए, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ। अच्छा है कि इसमें पटना नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे टिक मार के आ जाते हैं पटना, क्योंकि मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में भी हम लोग देखते हैं कि बिहार का जैसे बिहार या बिहार के सर आते हैं, अच्छा बिहार से बाहर से बच्चे जो जाते हैं ना, यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, जो बाहर से जाएंगे वो तो पक्का बिहार टिक मार के, तो सोचते हैं बीपीएससी देने आए हैं, बिहार है, इमोशनल होगा बीपीएससी वाले, है ना, पक्का बिहार आंसर होगा। टिक लगाओ, देखो कैसा हम जीनियस आदमी है, सोच लिया हमने, और आयोग जो है आपसे 2 कदम आगे है। बिहार जो है हमेशा ललचाता है, गुगली फेंकने के लिए जाना जाता है। अच्छा है कि इसमें विकल्प नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे विकल्प हो सकते हैं ना, तो वो चीज पे नहीं जाना है। ये आपको बिल्कुल फैक्ट जो है तभी पता नहीं चलेगा। देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का जो है ना, वो फाइनल की बात की गई। ये फाइनल जो 2025 यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे। अब इसके तारीख को देख लीजिए, चूंकि ये तारीख आपसे पूछा जा सकता है, वह 31 मई है। तो 31 मई को हुआ कहां था दोस्तों, डी हैदराबाद। और हैदराबाद अगर राज्य पूछ लेगा तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, बताइए मुझे, नहीं होगा। क्यों, 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तो एक हो गया आंध्र प्रदेश और इसी से एक राज्य निकला क्या, तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल क्या दे दिया गया, हैदराबाद। हैदराबाद को तेलंगाना का कैपिटल बना दिया। यानी कि समझ लीजिए, ये जितना भी उस वक्त आंध्र प्रदेश दोनों एक ही साथ था, तो आंध्र प्रदेश की तमाम आर्थिक गतिविधि हैदराबाद के आसपास ही होता था।
लेकिन जैसे ही तेलंगाना बना तो तेलंगाना को मिल गया हैदराबाद और इसके पास राजधानी अब नहीं रहा। नई राजधानी बनाने के लिए पैसा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, अमरावती इसका होगा। तो कुल मिलाकर के हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में हुआ और राज्य के आधार पर तेलंगाना। गलती से भी अगर विकल्प में अगर दे दिया जाता है आंध्र प्रदेश तो टिक मत मारिएगा, नहीं तो बहुत स्लिम स्टिक करके आप आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब चलते हैं 9वें पर। चलिए एक और देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की प्रतिभागी ने जीता? बहुत विवाद में रहा था, आपको ध्यान होगा ना। मिस वर्ल्ड 2025 जो हैदराबाद में हुआ था, अभी हुआ है मई में, और बहुत ज्यादा विवाद में ये रहा कुछ कारणों से। वो कारण पर मैं नहीं जानना चाह रहा हूं, वो आप लोग जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो यहां पर जो चीजें रहा, अब इसको देखिए। जो 4 विकल्प देखा जा रहा है कि खिताब किस देश के प्रतिभागी ने जीता, ये बस पूछा गया है। थाईलैंड की प्रतिभागी रही हैं और उसका नाम था ओपल सुचाता चुआंगसरी। ठीक है, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, जो इस प्रतियोगिता के लास्ट तक बनी रही और वही विजेता बन करके आई। तो सी विकल्प के साथ जाएंगे थाईलैंड। जो जीती है उनका नाम बता चुका हूं, वह भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वां पर। एक प्रश्न और मिस वर्ल्ड से। मिस वर्ल्ड खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए 3-4 प्रश्न लगातार कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? भारत की तरफ से कौन गए? मानुषी छिल्लर, उसके बाद हरनाज संधू, नंदिनी गुप्ता, दिविता रॉय। इस 4 में से कौन होंगे? अगर ठीक से आप नाम जानते हैं, सोशल मीडिया भी ठीक से देखते हैं, तो ये मानुषी छिल्लर और हरनाज संधू जो हैं ये पहले ही फेमस हो चुकी हैं, ये यहाँ पर नहीं थी, यानी कि बच गई 2। तो 2 अगर किसी प्रश्न में आपने एलिमिनेट कर लिया तो 2 है, यानी कि 50%। तो जाहिर सी बात है ऐसे प्रश्न को आप छोड़ करके नहीं आ सकते। 150 में अधिक से अधिक प्रश्न बनाने पड़ेंगे, तभी कटअप के करीब जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो हम जो है नंदिनी गुप्ता के साथ जाएंगे, सी विकल्प। सी विकल्प सही जवाब है। इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब ये पूछा जा सकता है नंदिनी गुप्ता जो है वो कहां की रहने वाली है? कहां की रहने वाली है दोस्तों? कोटा। और कोटा कहां पर पड़ता है? यह पूछा जा सकता है राजस्थान, जहां पर IIT नीट वगैरह की तैयारी होता है। सुसाइड सिटी भी आजकल बोलते हैं, बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सी विकल्प के साथ नंदिनी गुप्ता के साथ हम लोग चलते हैं। तो चलिए आज का क्लास खत्म है, हम लोग अब चलते हैं। अब नालंदा वाले पर आ गए। एक आखिरी प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई है? पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, PYQ में देखिएगा, पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बना है, तो जाहिर सी बात है चर्चा ये रहेगा, यहां से पूछा जा सकता, हो सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के बारे में ना पूछ करके ये पूछ ले। तो स्थापना किस गुप्त शासक काल में हुई है, यह आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता देना है। आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ये बताते मुझे जरूर चलिए कमेंट बॉक्स में। और किस किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं बिहार के, या बिहार से बाहर के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं, कितने लोग आ रहे हैं बिहार के प्रीलिम्स परीक्षा देने के लिए, बताते चलिए। 10 में से कितना आपका सही हुआ ये जरूर लिखते चलिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस प्रश्न का जवाब तो आपको देना ही है। और किस किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि प्रश्न को ऐड कर दिया जाए वो बताते आपको चलना है। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।